नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा अटैक किया है। ये कहा है कि देशद्रोही ताकतों से मिले हुए हैं, कई और बातें कही हैं। उस पर आते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें तो हमारे आपके सबके सामने हैं, देश के और विदेश के सामने हैं, जो राहुल गांधी की कुल मिलाकर के हरकतें हैं। एक उत्तर प्रदेश को लेकर के भी चर्चा करेंगे। अब से ठीक 1 साल बाद वहाँ पर चुनाव होने हैं और बाकी पश्चिम बंगाल भी है, दूसरे राज्य भी हैं जहाँ अगले महीने बाकायदा आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी अभियान शुरू हो जाएंगे और अप्रैल के मिड तक तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि रिजल्ट ही आ जाएंगे। तो जरा उस पर भी बात करेंगे। एक आध और विषय हैं, अगर समय रहा तो उनको भी लेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं आपके सुपरिचित और अपनी अकाट्य बातों के लिए जाने जाने वाले अवनीश पीएन शर्मा जी के साथ। उन्हीं से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आज। अवनीश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सर नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। तो साहब, शुरुआत करते हैं किरण रिजिजू के जो बयान आया है उससे। एक इंटरव्यू था और उन्होंने ये कहा है कि राहुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उनके नक्सलियों से रिश्ते हैं, संसद में उनका जो बर्ताव है वो बचकाना है, ऐसा अपोजिशन लीडर इतिहास में नहीं देखा गया। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा मुझे और कुछ बताने की और कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में आ जाता है। जी जी सर। सबसे पहले तो किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत बधाई। कम से कम इस देश के करोड़ों मतदाताओं ने जो समझ लिया था 2014 में, अपना निर्णय जो सुना दिया था 2014 में, वही बात 11 साल के बाद किरण रिजिजू जी ने एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए कहा, देश को बताया। सर, राहुल गांधी देश को तोड़ना चाहते हैं। यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान जो कुछ भी भ्रष्टाचार और इनके जिस तरह के आचरण, आखिर वो वही सारे माहौल तो थे जिसने 2014 में इस देश में एक कल्चरल रेवोल्यूशन कराया। क्योंकि 2014 के चुनाव को मैं कोई सामान्य चुनाव और सत्ता परिवर्तन तो कहता नहीं, और वो था भी नहीं। तो देश की जनता ने इनको पहचान लिया है सर। और जब रिजिजू साहब ये कहते हैं कि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन वो भारत के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, चाहे वो आंतरिक दुश्मन हो, जो एक विदेशी आयातित विचारधारा जो वामपंथ की है उससे प्रेरित होकर अपने आप को नक्सलवादी कहते हैं। हालांकि नक्सलवादी शब्द बहुत पॉजिटिव शब्द है सर। नक्सलवादी से जो नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था वो पॉजिटिव शब्द है, तो इसलिए मैं इन्हें माओइस्ट कहता हूं, चाहे वो आंतरिक हो या चाहे बाहरी शक्तियां हो। तो ये तो सर इस देश के मतदाताओं ने 2014 में निर्धारित कर लिया था, और उसके एवज में उसने इस पार्टी की सत्ता बाहर कर दी। प्रधानमंत्री बाय बर्थ समझने वाले राहुल गांधी आज लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब रिजिजू साहब की जो ये बात आती है कि जनता ने 2014 में सत्ता लायक नहीं इनको छोड़ा, लेकिन रिजिजू साहब की ये चिंता बहुत अच्छे समय पे आई है कि अब इस व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत में भी इस देश के मतदाताओं को नहीं लाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इसमें एक सवाल और भी जोड़ेंगे सर कि ठीक है, अगर सरकार को, सरकार के मंत्री को यह पता है कि राहुल गांधी इस देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं या इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। और अक्सर इस बात का आमर्श भी रहता है उन तमाम ऐसे वर्गों में जो इस सरकार के समर्थक हैं, अपने नेता के समर्थक हैं। तो मुझे लगता है कि इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। आखिर क्यों सरकार इस तरह के आरोप सरकार के मंत्री
इस देश के कानून मंत्री अगर कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए खतरा है, तो सरकार क्या कर रही है? इसका उत्तर ये है सर कि सरकार इनके मित्रों को जिनसे ये मिले हुए हैं उनको समाप्त कर रही है। और जब इस देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि मार्च तक, अमुक तारीख तक इस देश से लाल आतंक का सफाया हो जाएगा, और हम होते हुए देख रहे हैं। आप सर कल्पना कीजिए, ये वही देश है जहां ये जब चाहते थे इस देश के चाहे मीडिया डिस्कोर्स हो, ये तय करते थे। इस देश की सड़कों पर क्या बात होगी, जंतर मंतर जैसे नुमाइश खानों पर क्या बात होगी, इस देश के टीवी डिबेट्स में क्या चलेगा। और आप कल्पना कीजिए सर, एक से एक लाखों करोड़ों के इनामी ये लाल आतंकवादी, ये कम्युनिस्ट आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, और इनकी हिम्मत इस बात की नहीं है, इनकी बिसात नहीं है, ये सड़कों पर उतर के इस तरह की बात करें। नेशनल इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा तो छोड़ दीजिए, वरना एक पूरी की पूरी फौज उतर जाती थी सर, एक किसी देश के दुश्मन को निपटाया जाता था। तो ये माहौल अचीव किया है। और जो कहते हैं ना कि सरकार फिर क्यों नहीं इलाज करती, सरकार, मैं अकेला भी विषय ले रहा हूं, आगे और भी आऊंगा। अगर नक्सलियों से इनके संबंध है राहुल गांधी के, तो सरकार इनके उन दोस्तों को समाप्त कर रही है। ये है सरकार का इलाज, और उस जरिए राहुल गांधी का इलाज हो रहा है। वही राहुल गांधी है ना सर जो विदेश से चिट्ठियां और छोटी छोटी चीटें या वर्कशीट लेके आते थे और इस देश को जलाने की बात करते थे। राहुल गांधी का अब आप देखिए, सड़क से ज्यादा उनकी अराजकता संसद के अंदर क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि राहुल ये जानते हैं कि अब उनके पास ऐसे बवाली कारण नहीं है कि वो सड़क पर 4 लोगों को इकट्ठा कर पाए या उन तक अपनी बात पहुंचा पाए। वो ये जानते हैं कि सड़क पर या किसी सभा में कहीं अगर मैंने कुछ कहा, किसी कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा, तो अब तक 95 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद थूक के चाटने का इस आदमी ने रिकॉर्ड बनाया है इस देश की कोर्टों में। उसे प्रतिदिन 1-2 से अधिक मुकदमे झेलने पड़ेंगे। राहुल के गिरोह ने इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी बदली है, और संसद, जहां की एक संसद सदस्य के रूप में राहुल गांधी को इम्यूनिटी मिली हुई है, वो सारी बकवासें अब संसद के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। हर तरह की धूर्तता, हर तरह की नीचता, हर तरह की अभद्रता, हर तरह की चिरकुटई वो संसद के अंदर कर रहे हैं। हम सबको याद करना चाहिए कि यही स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल किया करता था, क्योंकि वो इतना बड़ा शूड, इतना मक्कार व्यक्ति, वो ये जानता था कि जो घटिया बातें, जो घटिया आचरण मैं इस देश के प्रधानमंत्री या किसी के लिए बाहर करूंगा तो 8-10 मुकदमे प्रतिदिन मेरे ऊपर आएंगे और दिमाग सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं की तरह थूक के चाटने वाला वो व्यक्ति भी है अपने राजनीतिक करियर में। राहुल गांधी का इलाज सर देखिए, किसी चीज का इलाज सर 2 तरीकों से होती है। मुझे याद आता है, मैं मिलिट्री बैकग्राउंड का तो नहीं हूं, लेकिन अगर हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन को देखें सर, तो सबसे पहले मान लीजिए पता लग जाता है कि भाई अमुक घर में 4 आतंकवादी, 4 टेररिस्ट हैं। हमारी सेनाएं क्या करती हैं, उनके काम करने का क्या तरीका? एरिया कॉर्डन ऑफ कर लेती है। एरिया कॉर्डन ऑफ करने के बाद फिर वो क्या करती हैं, उस अमुक घर की बिजली की लाइनें काट दी जाती हैं, वाटर की सप्लाई काट दी जाती है, राशनिंग की लाइन को कॉर्डन ऑफ करके बंद किया जाता है, और फिर हमारे सुरक्षा बल, हमारी मिलिट्री प्रतीक्षा करती है, और फिर वो समय तय करती है कि कब उसे अटैक करना, और फाइनली न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। ठीक इसी तरह राहुल गांधी के जहां जहां जितने मित्र हैं जो इस देश के दुश्मन हैं और जिनका उपयोग करके राहुल गांधी इस देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर सकते थे, उन्हें आप समाप्त कर रहे हैं। रही बात राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का इलाज तो इस देश के मतदाताओं को करना है ना। 99 सीट तो हम ही लोगों ने दी है सर। हम मुंह उठा के सरकार से कहेंगे कि इसे जेल में डाल दो, लेकिन राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं मोदी जी, और मोदी जी ये जानते हैं कि ये देश भावुक है और किस तरीके से कब भावनाओं में बह सकता है, तो वो अपने हिसाब से राजनीति इलाज कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के जितने भी शक्ति के स्रोत हैं, अगर उनको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, जिसमें नक्सलवाद सबसे बड़ा, दूसरा विदेशी ताकतें। आज राहुल गांधी ट्रेड पर बकवास कर रहे हैं, लेकिन यही राहुल गांधी क्या इस बात का जवाब देंगे कि यूरोपियन यूनियन से 18 सालों तक ट्रेड क्यों रुकी रही? राहुल गांधी दरअसल अब जान रहे हैं कि उनके पास वे मुद्दे नहीं हैं।
रही बात अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, बिल्कुल है सर। और एक चीज और मैं मानता हूं, जितना कुछ भी मैं पढ़ पाया हूं नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को, नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे अपने कामों की मुखबिरी देते हैं। अगर माइन्यूटली कोई उनको ऑब्जर्व करे तो उसको ये पता लग जाएगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह की चीजें होने जा रही हैं। इस देश का कानून मंत्री अगर ये कहते हैं तो निश्चित तौर पर मैं राहुल गांधी की और फाइलें और कुंडली खुलते हुए देख रहा हूं। आप याद कीजिए सर, इससे पहले ये सीक्वेंस है जिससे हमें इशारा मिलता है। ना आप मोदी के पास बैठते हैं, शाहजी के पास बैठते हैं, ना मैं मोदी और शाह के पास बैठता हूं। लेकिन केवल सीक्वेंस कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोगों को ये संकेत दे सकते हैं। इससे पहले याद कीजिए, जब ये अभी बंदा गया था, जहां ये स्कूटी से घूम रहा था, मुस्लिम औरतों के बीच में घूम रहा था, तमाम चीजें कर रहा था, उसी समय एक बाकायदे चिट्ठी राहुल गांधी की सुरक्षा में लगी हुई टीम ने लिखी थी गृह मंत्रालय को, और उसमें यह लिखा था कि ये अपने वेयर अबाउट्स नहीं देते, ये अपने आने जाने की खबरें नहीं देते, और इस तरीके से हमारे काम करने में अवरोध पैदा होता है। ये जब तक विदेश चले जाते हैं वेयर अबाउट नहीं देते। ये अनायास नहीं हुआ था सर। इनको सुरक्षा देने वाली एजेंसी ने अनायास ये पत्र, वो भी होम मिनिस्टर को नहीं लिखा था। पीछे बैकग्राउंड में काम चल रहा है निश्चित रूप से। और अब जब इस देश के कानून मंत्री यह कहते हैं कि इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन, इस देश की सुरक्षा पर खतरा है, तो मैं अब एक नई फाइल, अब वो किस तरह की होगी ये हम आप नहीं कह सकते, लेकिन इनकी सुरक्षा, इनकी टीम द्वारा ये बताया जाना, ये कहा जाना कि वेयर अबाउट्स नहीं, फिर किरण रिजिजू का ये रिपीट करना कि ये अलग अलग जगहों पर जाते हैं और देश के जो विरोधी हैं बाहर बैठे हुए उनसे मिलते हैं, ये क्या संकेत देते हैं? ये बहुत साफ संकेत देते हैं कि एक तरफ नक्सलिज्म को समाप्त किया जा रहा है, इनके अंदर के स्रोत काटे जा रहे हैं, ठीक उसी दूसरी तरफ जो ये संकेत निकल के आ रहे हैं, इनके विदेश जाना, इनकी टीम, सुरक्षा टीम का होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखना, फिर रिजिजू का इतने साफ और कड़े लहजे में ये बोलना, ये कहीं ना कहीं किसी आगे आने वाले एक्शन की मुझे मुखबिरी दिखाई देती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि इस सरकार ने आगे क्या होने जा रहा है इसकी बड़ी सूक्ष्म तरीके से मुखबिरियां की हैं। जी सर। अवनीश जी, आपकी बात पर ही अगर आगे बढ़ूं तो जो निशिकांत दुबे सब्सटेंसिव मोशन लेकर के आए हैं, वो भी कोई उनका व्यक्तिगत विचार नहीं है, वो तैयारी है, सरकार की तैयारी है। और बजाय इसके कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाए और उसमें सभी दलों के लोग होते हैं और उसमें क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी अनसर्टेनिटी रहती है। लेकिन जो सब्सटेंसिव मोशन है, इसमें तो बाकायदा 2 बार मतदान होने वाला है। एक बार जब ये मोशन स्वीकार किया जाएगा और स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी, और जब स्पेशल कमेटी की सिफारिशें होंगी, इनका कुल आचरण, कुल बयान, कुल अप्रोच को देखते हुए, गतिविधियों को देखते हुए जो उसकी सिफारिश होगी उस पर फिर चर्चा होगी, फिर मतदान होगा और उसके बाद ये संसद से उठा करके बाहर फेंके जा सकते हैं और आगे के लिए भी इनका रास्ता बंद किया जा सकता है चुनाव लड़ने, जो निशिकांत दुबे ने कहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं कि सरकार अब मूड बना चुकी है कि ये जो अराजकता, उद्दंडता और स्वच्छंदता इस समय दिखाई दे रही है, अब इसको खत्म किया जाए। बिल्कुल सर। और एक चीज और भी है, सरकार ने पहले मौका दिया। अभी इसी बजट सत्र में इन्होंने जितनी अराजकता किया, जिस तरह की अभद्रता किया, और नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपना भाषण न दें, केवल लोकसभा अध्यक्ष ने सलाह दी कि आप मत आइए और वो रुक जाएं, मैं मानने को तैयार नहीं। हो सकता है कि मैं विपक्ष की ही लाइन लेता हुआ यहां दिखाई दूं, लेकिन मैं बात जरा दूसरी कह रहा हूं। विपक्ष भी यही कह रहा है कि नहीं, वो खुद नहीं आना चाहिए, हालांकि वो ये कहते हैं कि वो फेस नहीं कर सकते थे। गजब बात है, नरेंद्र मोदी भाषण में फेस नहीं कर सकते थे राहुल गांधी को, इसलिए सदन नहीं आए और उन्होंने राष्ट्रपति के धन्यवाद अभिभाषण पर अपनी बात नहीं कही। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने और पूरी सरकार ने इस
पार्लियामेंट सेशन में राहुल गांधी को अपने कपड़े उतार उतार के इस पूरे गिरोह को, पूरे देश को अराजकता दिखाने का अवसर दिया। ये प्लान था। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष साफ तौर पर सरकार के इस ट्रैप में फंसा है। इनको बड़े कायदे से ये सड़क पर उलझुलता करते हैं। ये अब तक संसद में हल्की फुल्की 2-4 हरकतें और भी करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बार, चाहे वो नरवणे की किताब के बहाने हो, चाहे उसके बाद और तरह की हो, महिलाओं को प्रधानमंत्री की बेंच तक भेजने के बात हो, या फिर संसद के मयूर द्वार के, मकर द्वार के सीढ़ियों पर लगातार अराजकता, जब 2 रिस्पॉन्सिबल और बहुत सीनियर मिनिस्टर सरकार का पक्ष रख रहे हों, उस समय लुच्चे की तरह किसी के माइक के सामने कूदना और हाथ पकड़ना, ये तमाम तरह की जो विक्षिप्त हरकतें थी, इसे देश ने देखा है। और न सिर्फ देश ने देखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण तब हो जाता है ये जब हाउस के अंदर एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है। ये दस्तावेजीकरण है, अब इसको आप कहीं नकार नहीं सकते। तो पहले सरकार ने इनको संसद के अंदर, क्यों? क्योंकि संसद से अयोग्य घोषित होना है इस व्यक्ति को, ये तैयारी सरकार अब कर चुकी है, मन बना चुकी है। इसलिए जरा जो भोली मानसिकता है हमारे जनता की, वो कहीं पसीज न जाए। तो ये एक क्विक रिमाइंडर था कि देखो ये आदमी क्या क्या कर सकता है। और प्रधानमंत्री ने एक बड़े, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में जो भाषण नहीं दिया, भले इनके समर्थक वर्ग में भी ये बात गई कि अरे मोदी जी क्यों डर गए राहुल से, ऐसा भी क्या हो गया, सरकार को बोलने नहीं दिया। मजा लेने वालों ने यहां तक कहा कि ये देखिए नरेंद्र मोदी की क्या करेज है कि वो नहीं बोल पाए। लेकिन मैं जितना नरेंद्र मोदी को समझ पाता हूं, वो व्यक्ति अपने पिच पर ही खेलते हैं और दूसरों को अपने पिच पर लाने के लिए मजबूर करते हैं। सरकार ने और प्रधानमंत्री ने अब यह तय कर लिया है कि इस विक्षिप्त व्यक्ति की उच्छृंखलता को अब आगे नहीं आने देना। आपने बहुत सही कहा, इनके खिलाफ दूसरा मोशन आ सकता था, लेकिन नहीं, निष्कासन जैसी सजा वाला ये जो मोशन लेके आए। और सर कभी कोई बात, आप क्या समझते हैं कि ये 2 बैग किताब लेके निशिकांत दुबे चले गए हैं ऐसे ही? और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं, कार्डर बेस्ड पार्टी है कि जब जिसका मन आए तब वो अपनी हरकतें कर दे, बिल्कुल नहीं। मुझे तो इस लोकसभा का जब गठन हुआ था 24 वाला, तो पहला भाषण नरेंद्र मोदी की एक लाइन मुझे प्रधानमंत्री जी की याद रहती। उन्होंने एक बात तो कही थी सर कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो भाषा केवल मौखिक नहीं होती। अब अगर संसद में राहुल गांधी इस तरह की अभद्रता कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है, आपने बिल्कुल सही डिकोड किया, आपने अच्छा किया, निशिकांत दुबे जी के उस मोशन का जिक्र कर दिया। सरकार ने यह तय कर लिया है और अब इनका काम लगेगा बड़ा। तो एक साथ पहले इनके जो आंतरिक दोस्त हैं उन पर लगाम, उसके अलावा जो इनके फॉरेन सहयोगी हैं, जो इनके फॉरेन मास्टर्स हैं, उनका इलाज। और भारत अब उन दृष्टि से इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत आगे बढ़ गया है सर। आप एक डील के बाद दूसरी डील, दूसरी के बाद तीसरी, आज मैक्रोन यहां पर हैं, आज शाम तक आपको देखिएगा क्या मिलेगा। 20 देशों 23 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, हजारों हजार इन्वेस्टर्स इस समय दिल्ली में हैं एआई पर। एआई जिसे नवीनतम टेक्नोलॉजी माना जाता है, भारत आज पूरी दुनिया को अपने एआई की मुट्ठी में करके बैठा हुआ है। तो उस फ्रंट पर तो काम दूसरी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का अब इलाज सरकार ने सोच लिया है और तय कर लिया है, और ये वो इलाज होगा जिससे ये सहानुभूति का 100 भी नहीं इनके हिस्से में आएगा निश्चित तौर पर। इसलिए कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी बड़ा ठंडा करके खाते हैं सर। कई बार तो जिसको खाते हैं उसी को नहीं पता चलता कि हमें खाया जा रहा है। अब आप देखिए ना, एक तरफ तो सब्सटेंसिव मोशन लाया गया निशिकांत दुबे की तरफ से, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया संगीन धाराओं में एक अप्रकाशित किताब को संसद परिसर में ले जाकर के लहराने को लेकर के। उसमें राहुल गांधी के सिर पर भी तलवार लटक गई है। पेंगुइन के ऊपर उसको नोटिस इशू हो चुके हैं, सवाल पूछे जा चुके हैं। जनरल नरवणे को भी जवाब देना होगा कि जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री से उसकी परमिशन नहीं मिली थी, तब तक आपने छपने के नाम पर पेंगुइन को वो कैसे हैंड ओवर कर दी। तो ये मामला यहाँ रुकने वाला है नहीं। और एक बात नोट कर रहे होंगे आप, सुबह से मेरा वीडियो चल भी रहा है, जब से एफआईआर दर्ज हुई है, राहुल गांधी और उनकी बहन जी
जैसे उधर सांप गए। सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है, वो किताब भी गायब। अब मीडिया पर आकर के किताब के बारे में चर्चा भी गायब, एकदम चुप्पी साध गए हैं। अगले दिन अच्छे बच्चे बन के भाषण दे रहे थे। जो जिद पर अड़ा था। दरअसल सर, राहुल गांधी को सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक ऐसी पार्टी है जो एक परिवार की दुकान है। अब उस दुकान में राहुल गांधी को जितने समझाने वाले थे उसको तो राहुल गांधी ने खुद ही समझा दिया। वो सारे के सारे आज बाहर हैं। अभी मणिशंकर अय्यर क्या शुरू किए हैं पवन खेड़ा के बारे में, तो पवन खेड़ा जैसे लोग अब इनके आसपास हैं। वो तमाम नक्सली जिन जो कभी कांग्रेस की गोदी में पलते थे अब कांग्रेस के सलाहकर्ता बने हुए हैं, खासतौर से राहुल गांधी के। तो सरकार ने जिस तरीके से, मैंने यही कहा, एक तरफ क्रिमिनल ऑफेंस दिल्ली पुलिस उस किताब पर, वो क्रिमिनल ऑफेंस है सर, इसलिए सन्नाटा इनको सूंघा हुआ है। और दूसरी तरफ जिस संसद में इन्होंने बदतमीजियां की हैं उस संसद के जरिए इनके निष्कासन की कार्रवाई, और इसकी उच्चतम सजा जो है ये राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित हो जाएंगे चुनाव लड़ने के। तो ये बहुत बड़ी सजा है सर। और जिस तरीके से इसको करवाया गया इसमें तो वोटिंग होगी, मतों के डिवीजन से ये होगा, चाहे वो एक्सेप्ट किया जाए तब भी और जब इसकी सिफारिशें आएंगी तब भी। और नंबर गेम में कहां है राहुल गांधी? राहुल गांधी को अब पता चल गया है कि वो कहां फंसे हैं और अपनी हरकतों की वजह से फंसे हैं, और बहुत सही समय से फंसे हैं सर। इनको इसी समय क्यों, उसकी वजह यह है, मैं बार बार सर, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, अरे भैया लीडर ऑफ अपोजिशन लाइक 99 सीटें दिया किसने उसको? हम ही ने तो दिया सर, और किसने दिया? तो निश्चित तौर से अब इनको ये पता चल गया है कि हमारा इलाज होने जा रहा है, और यही वजह है कि भाई बहन अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इनके अच्छे बच्चे के व्यवहार को अभी यह देश नहीं ले रहा, क्योंकि देश तो सरकार बाद में कार्रवाई करे, 11 साल बाद कार्रवाई करे। मैं तो मानता हूं कि इस देश के करोड़ों मतदाताओं ने, हम सब ने 2014 से ही इनका इलाज शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अब इन्होंने अपने लिए जो गड्ढा खोदा है उसमें गिरना इनको स्वयं ही है। जी अवनीश जी, दूसरी खबर पर आते हैं। बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये हवा में चीजें तैराई जा रही थी कि बहन जी से बातचीत चल रही है और गठबंधन उनसे हो जाएगा। तो बहन जी ने कहा कि भैया गठबंधन में हमें नुकसान ही नुकसान होता है, हम नहीं। और फिर तो जब बहन जी इस तरह की बात करती है तो गेस्ट हाउस भी और तमाम दूसरी चीजें वो याद दिलाना नहीं भूलती हैं। तो ये जो इस समय वातावरण है उत्तर प्रदेश का भी, देश का भी, और जिस तरह की पेशबंदी की जा रही है, जिस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है, उसमें मायावती के द्वारा अखिलेश यादव या कांग्रेस अगर कोई संभावना देख रही थी उनसे बातचीत करने की, तो सभी को झटका दिया है बहन जी ने। सर, बहन जी ने अभी सार्वजनिक रूप से ये बात क्लियर की है, लेकिन जिस दिन बहन जी का जन्मदिन था, और जो उनकी परंपरा है कि अपने जन्मदिन पर वो लखनऊ में एक बड़ी रैली करती हैं, मैं लखनऊ में था, ठीक उसी दिन शाम को जब रैली समाप्त हुई, जिस रैली में उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा की, उनके कामों की प्रशंसा की, उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र किया कि हमारे स्मारकों जो हमारे कार्यकाल में बने थे उनको कभी भेदभाव से नहीं देखा, उसे अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। यूपी के सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उन्होंने योगी जी को उनकी प्रशंसा की। मैंने उसी दिन एक वीडियो किया था, और उसके बाद कई वीडियोस में मैंने ये साफ साफ तौर पर कहा था कि बहन मायावती कहीं किसी के साथ गठबंधन में नहीं जा रही हैं। बहन मायावती ये चुनाव पूरी तरीके से अकेले लड़ेंगी। बहन मायावती इस चुनाव में आने दीजिए, टिकट जब घोषित होंगे तो एक बार फिर 100 से ऊपर, मैं आज ही कह रहा हूं सर, 100 से ऊपर ज्यादा मुसलमान कैंडिडेट को हाथी का सिंबल देंगी। बहन मायावती की पूरी राजनीति के बारे में मैं एक चीज कहता हूं सर, लगातार मैंने कई वीडियो किए हैं। मैंने बहन मायावती की सरकार को बड़े नजदीक से देखा भी है जब वो सरकार में थी। मैंने इन दर्शकों से कहूंगा सर, जरा याद करिए कि पिछले 2014 से लेके और अब जब हम बात कर रहे हैं उस बीच में 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई उसके बाद भी आज तक बहन मायावती
का एक भी ऐसा कोई ट्वीट या बयान मुझे दिखा दे जिसमें वो इस देश की एकता अखंडता के खिलाफ कोई बात कर रही हूँ, इस देश के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ कोई बात कर रही हो, कभी कोई घटिया जातिगत कोई बयान दिया हो, किसी हिंदू सनातनी आइकान देवी देवता तीर्थ या किसी तीज त्योहार की इस तरीके से जैसे जहरीले बातें और पार्टियां बोलती हैं, कभी मायावती जी ने ये नहीं किया। मायावती जी ने अपने भतीजे को, उनके ससुर को पार्टी से निकाला, फिर उन्होंने अपने आपका रिकनेक्ट करेक्शन किया, उन दोनों को पार्टी में वापस लाई। अब जरा देखते हैं सर कि अगर बसपा उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती है तो मायावती जी का कोर जो वोट बैंक है वो उनके पास से नहीं गया है। जो वोट बैंक गया भी है वो 2014 में नरेंद्र मोदी के जरिए वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया। अखिलेश यादव का ये जो पीडीए का झुंझुना है ये इन्होंने बनाया इसी बात के लिए। ये केवल अखिलेश यादव को दूर दूर तक ये पता था कि बहन मायावती कभी नहीं मानेंगी। एक लोकसभा इलेक्शन में वो करके ये देख चुकी हैं और अखिलेश यादव अब एक, जैसे कहते हैं ना, धुंध क्रिएट करना चाहते थे, एक भ्रम क्रिएट करना चाहते थे ताकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह के उल जलूल चीजें आए, लेकिन भाजपा ऐसा रिएक्ट करती नहीं। खासतौर पर कांग्रेस जरूर ये चाहती थी क्योंकि कांग्रेस अब ये जान चुकी है कि रीजनल पार्टियों को आगे ज्यादा प्रमोट करना वो हमारे लिए नुकसान हो रहा है। खुद कांग्रेस के अंदर ये कहा जाता है, बिहार में आप देखिए लास्ट टाइम तक ये था, ये द्वंद्व में थे कि हम अकेले जाएं कि, और अंत में नुकसान उन्होंने किया ही। यही कांड राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ आप देखिएगा इस 2027 के विधानसभा चुनाव में करेंगे। मल्टीपोलर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कामयाब सिद्ध होते हैं। दलित आप चाहे देख लीजिए, जो मायावती जी का कोर वोटर है वो 2014 हो, 2017 हो, 2022 हो, वो घटा जरूर है लेकिन वो पूरी तरीके से मायावती से दूर नहीं गया है। हाँ, अब वो 2024 का जो लोकसभा का यूपी का नतीजा है उसमें जरूर ये दिखाई देता है कि जो नरेंद्र मोदी के समय या 17 के समय पहले के चुनाव में जो मायावती का घटता हुआ वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देंगे और ये राहुल गांधी की जितनी बकवासें थी उससे वो थोड़ा बहुत सपा की तरफ गया था। बहन जी अगर आ जाती हैं चुनाव में तो उनका जो अपना कोर वोट बैंक है वो कम से कम सपा से बिल्कुल वापस हो जाएगा। बहन मायावती जी इस विधानसभा चुनाव में कोई बहुत हैरत अंगेज प्रदर्शन नहीं करने जा रही, लेकिन वो सपा और कांग्रेस की युति जब बनेगी उसका काम लगा देंगी निश्चित तौर पर। और बहन मायावती जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और दर्शकों से हमेशा निवेदन रहता है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अवनीश जी का चैनल आप जानते हैं, देखते भी हैं, प्रारब्ध, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम, नमस्ते, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।